जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एजीटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप है। यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप कौन सा है? अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एमाइड। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का जो रूप होता है हमारा अमाइड होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट्स में उपस्थित गंधक का रूप है। कौन सा रूप है? सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड। देखिए ट लिखा है लेकिन सल्फाइड है, और थायोरसल्फेट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फाइड। पाइराइट में उपस्थित गंधक का जो रूप होता है वो हमारा सल्फाइड होता है। तो याद रखिएगा, सल्फाइड नहीं बल्कि सल्फाइड होता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें, इसे आयरन पाइराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आयरन पाइराइड भी कहते हैं। यह गहरे सुनहरे पीले रंग का खनिज है, इसलिए इसे झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो है कि पाइराइट को क्या कहते हैं। तो पाइराइट को झूठा सोना भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसका प्रयोग क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि पाइराइट्स का उपयोग जो है कि क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। देखिए, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है एवं क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम और पाइराइट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में मॉलिबेडनम की आवश्यकता अधिक है? ऑप्शन ए है मक्का, गेहूं, मटर, आलू। तो मॉलिबेडनम जो है कि दलहनी फसलों की जड़ों में नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मक्का हमारा अनाज वाली फसल है, गेहूं भी अनाज वाली फसल है, आलू सब्जी वाली फसल है, एक मटर जो है कि दलहनी फसल है। तो आप सभी को पता है कि मॉलिबेडनम जो है कि दलहनी फसलों की जड़ों में नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इनकी कमी से दलहनी पौधों में जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां जो है कि कमज़ोर हो जाती हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल कलीफ्लावर में होता है। इसकी कमी से फूलगोभी जो है पिपटेल रोग हो जाता है। मॉलिबेडनम की कमी से गोभी में जो है कि पिपटेल रोग हो जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि फूल गोभी में विपटेल रोग किसकी कमी से होता है। तो मॉलिबेडनम की कमी से फूल गोभी में विपटेल रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम की खली का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? नाइट्रिक वृद्धि हेतु, नाइट्रिक अवरोध हेतु, यूरिया के जल अपघटन वृद्धि हेतु, यूरिया के जल अपघटन अवरोध हेतु। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रिक अवरोध हेतु। नीम की खली का प्रयोग करने से नाइट्रीकरण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन की हानि काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नीम की खली का प्रयोग जो है कि नाइट्रीकरण अवरोध हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेत में यूरिया सुपर ग्रेनुल का स्थापन कुआं गहराई पर क्यों करते हैं? काफ़ी डीप में करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है नत्रजन रिसाव कम करने हेतु, यूरिया का जल अपघटन कम करने हेतु, डिनाइट्रीकरण क्रिया हानि कम करने हेतु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नत्रजन रिसाव कम करने हेतु। धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेनुअल की स्थापना जो गहराई नाइट्रोजन की रिसाव, जिसे हानि भी कहते हैं, उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक खनिजों के उदाहरण हैं?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है माइका तथा मॉन्टमेरिलोनाइट, फेल्सपार तथा इलाइट, वर्मिकुलाइट तथा क्वार्ट्ज, माइका तथा फेल्सपार। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइका तथा फेल्सपार। प्राथमिक खनिजों के उदाहरण जो हमारे हो जाते हैं माइका तथा फेल्सपार, याद रखिएगा क्योंकि ये प्राथमिक खनिज हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नत्रजन पाई जाती है, कितना परसेंट पाई जाती है? 81%, 79%, 77%, 75%। तो इसमें देखिए कोई भी हमारा राइट आंसर नहीं दिया है। अगर बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन की, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है कि 78% पाया जाता है। वहीं अगर बात करें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाया जाता है। वहीं अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी एक का कॉम्बिनेशन तो आपको एग्जाम में से ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस मृदा के धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है? एंटीसॉल, अल्फीसॉल, एरिडीसॉल, वर्टिसॉल। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्टिसॉल। वर्टिसॉल मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है, क्योंकि वर्टिसॉल ऑर्डर के अंतर्गत कपास की काली मृदा आती है। कौन सी? ब्लैक सॉयल। कौन सा सॉयल? ब्लैक सॉयल आती है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता एलुवियल तथा लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो विलयन की H+ आयन की सांद्रता कितना गुना बढ़ जाएगी? ऑप्शन ए है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या फिर 100 गुना। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नत्रजन किस स्तर पर होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। ऑप्शन ए है वेरी लो, लो, मीडियम या फिर हाई। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीडियम। यदि किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नत्रजन जो है कि मध्यम स्तर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सेसबेनिया एस्कुलेंटा, सनई, सेसबेनिया रोस्ट्रा, काउपी जिसे लोबिया भी कहा जाता है। तो आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा आदि में ढैंचा जिसका बॉटनिकल नेम होता है सेसबानिया एस्कुलेंटा एक विशाल प्रजाति भी है, जिसे सेसबानिया रोस्ट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेसबानिया रोस्ट्रा भी कहते हैं, जिसके तने पर 1 मीटर की ऊंचाई तक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरित करती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि सेसबानिया एस्कुलेंटा को जो है कि सेसबानिया रोस्ट्रा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर न दे करके ए एंड सी दोनों आंसर सही होगा। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। ढैंचा का बॉटनिकल नेम है सेसबानिया एस्कुलेंटा, जिसे सेसबानिया रोस्ट्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज मृदाओं का कण घनत्व प्रायः होता है, कितना होता है? 3.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.35 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय भूमियों के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो क्षारीय भूमि के सुधार के लिए जो है प्रयुक्त रसायन हमारा है जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है कि किसमें कैल्शियम सल्फेट, जिसे जिप्सम भी कहते हैं, इसमें अगर बात करें कैल्शियम की मात्रा की, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा हमारा होती है 23.2%, याद रखिएगा। वहीं अगर सल्फ़र की बात करें कि सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है, तो सल्फ़र की मात्रा होती है 18.65% हमारा सल्फ़र होता है। वहीं अगर जल की बात करें तो इसमें जो है कि जल की मात्रा होती है 20.9%, इसमें H2O होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जिप्सम में जो है कि कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो 23.2%। जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो 18.65%। जिप्सम में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 20.9%। वहीं अगर बात करें 1 हेक्टेयर भूमि को सुधारने के लिए 150 से 400 क्विंटल जिप्सम की आवश्यकता होती है। यदि 1 हेक्टेयर क्षारीय भूमि है तो उसको सुधारने के लिए 150 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु कौन सा विटामिन? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन ए? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि पीएच विस्तार है। जो सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस मिलता है हमारा किस पीएच पे मिलता है? ये जो हमारा पीएच रेंज होता है किस पीएच रेंज पे मिलता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3 to 4 pH, 5 to 6 pH, 6 to 7 pH, 7 to 8 pH। तो सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि का पीएच विस्तार जो होता है 6 to 7 pH होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एंजाइम एमाइड नत्रजन को अमोनिकल नत्रजन में परिवर्तित करने में सहायक है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजिनेज, कैटेलेज, यूरिएज, हाइड्रोजिनेज। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिएज। यूरिएज एंजाइम एमाइड नत्रजन को अमोनिकल नत्रजन में परिवर्तित करने में सहायक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? ऑप्शन ए है सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल्स। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्ले। क्ले कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कि बहुत अधिक होता है। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, देखिए एग्जाम में बार बार पूछता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का साइज, कि सैंड, सिल्ट और क्ले का साइज क्या होता है। जिसमें सबसे अधिक अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्ले का साइज। क्ले का साइज क्या होता है? तो लेस देन होता है 0.002 mm। कितना? लेस देन 0.002 mm। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षाओं में क्ले का साइज ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में पड़ी छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुति मात्रा है। धान की फसल में पड़ी छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की जो संस्तुति मात्रा है वह कितना है? ऑप्शन ए है 2.5 kg प्रति हेक्टेयर, 5 kg प्रति हेक्टेयर, 7.5 kg प्रति हेक्टेयर, 10 kg पर हेक्टेयर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 kg पर हेक्टेयर। धान की फसल में पड़ी छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुति जो है कि 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एजोटोबैक्टर, एजोला। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एजोला।
क्योंकि राइजोबियम ये भी जैविक उर्वरक है, एजोस्पिरिलियम ये भी जैविक उर्वरक है, एजिटोबैक्टर ये भी जैविक उर्वरक है। लेकिन एजोला एक जलीय फर्न है, इसे याद रखिएगा। एजोला क्या है? एजोला जलीय फर्न है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया होती है। अप्रकाशिक मतलब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, न्यूक्लियस में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछता है। पहला तो यहाँ पे ये पूछा है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में या फिर ग्रेना में। और पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में या फिर ग्रेना में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया हरित लौह के स्ट्रोमा में होता है। किसमें? हरित लौह के स्ट्रोमा में। ये हो गया अप्रकाशिक अभिक्रिया। अगर वहीं पूछ दे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, तो ये हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया की बात आ जाएगी, तो हो जाएगा ग्रेना में। जब डार्क रिएक्शन की बात आएगी स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन की बात आएगी तो ग्रेना में। तो साथियों ये रहे जनरल एग्रीकल्चर के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं एजीटी अभ्यर्थियों के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एजीटी अभ्यर्थियों के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी स्पेशल से और कंप्यूटर से और जनरल एग्रीकल्चर से कराता रहता हूं।